हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरविला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 30 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 30th जनवरी 2026 फ्राइडे। सो इस वैसे टेक्निकली तो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, पर चूँकि संडे को मार्केट खुला है तो हाँ, संडे तो वैसे भी नया वीक ही कंसिडर होगा, तो ठीक ही है। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन ही था आज। तो आज बाज़ार में एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है अहेड ऑफ द बजट सेशन ऑन संडे। तो उसके पहले कई बार चर्निंग होता है बाज़ार में, एक्यूमुलेशन होता है, बाइंग होती है कई बार एंटिसिपेशन में, हालांकि लेकिन आज वैसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो बाज़ार तो वैसे ही गिर के खुला आज, लगभग ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स गिर के खुला निफ्टी। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि कल निफ्टी कल रात को ही काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कल रात को एक बार यूएस मार्केट में मंदी देखी गई थी, खास करके यूएस टेक स्टॉक्स में अच्छी मंदी आई और माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी अच्छी मंदी आई। 10% की मंदी आई थी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में। ऐसा बिकॉज उनके जो अर्निंग्स है थोड़े वीक आए थे, उनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी प्रेशर देखा जा रहा है बिकॉज उसके अलावा उनके जो एक्सपेंसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं बिकॉज सर्वर कॉस्ट है और उसके अलावा एआई पे बहुत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा कर रहे हैं। सो उसके कारण एक्सपेंसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो क्लाउड बिजनेस है उनका रेवेन्यू घट रहा है उसमें, या रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ प्रेशर था, तो जो स्टॉक है वो एकदम से टैंक कर गया। तो अमेरिकन मार्केट में उसके कारण मंदी थी, पर हालांकि डाउ जोन्स जो कमज़ोर था वो तो ठीक हो गया था। टेक्स्ट और नास्डैक फिर भी 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ, पर कहीं ना कहीं इंडिया में तो जो बेरिश अंडरटोन था तो वो जारी रहा। और उसके अलावा कल देर रात को फिर जो कमोडिटीज़ है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, सब में अच्छी खासी फॉल देखी गई, करेक्शन देखा गया। तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसने इंडियन मार्केट को भी इफ़ेक्ट कर रखा था। तो उसके कारण आज सुबह को मेटल शेयर्स में वीकनेस था। टाटा स्टील हो, जीएसडब्ल्यू हो, हिंडाल्को हो, सभी टूटे हुए थे, जिसका असर भी निफ्टी पे पड़ना ही था। ऑफ कोर्स उसका क्यूमुलेटिव असर पड़ना था। उसके अलावा वेदांता का स्टॉक भी काफ़ी नीचे खुला, 5% नीचे तो खुला ही सीधा, और इनफैक्ट दिन के अंत में आते आते 11% नीचे बंद किया वेदांता। तो वेदांता में तो एक करेक्शन आना ही था बिकॉज ये स्टॉक 400 रुपये के लेवल से जो चला है एकदम एक तरफा 700 के ऊपर गया है। तो नॉर्मली एक हेल्दी करेक्शन भी ड्यू रहता है, पर कहीं ना कहीं देखिए मेटल्स में आज करेक्शन भली आई हो, पर कहीं ना कहीं इसमें जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है या मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। अभी मेटल्स में बहुत बड़ी तेज़ी ड्यू है बिकॉज कहीं ना कहीं आने वाला अब बहुत मेजर ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है ट्रम्प बाबू के कारण, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेटल्स डिमांड अच्छा रहेगा। उसके अलावा अमेरिका में बहुत बड़े स्केल में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगा, तो उसके कारण बहुत इन्वेस्टमेंट्स होंगे। उसके कारण कहीं ना कहीं स्टील डिमांड और ये सब जो है इनका डिमांड अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा और टेक हैवी होते जा रहा है दुनिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके कारण भी मेटल्स में देखिए डिमांड तो रहेगा ही, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स के रूप में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो। तो जितने भी मेजर मेटल्स है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सबका डिमांड अच्छा रहना चाहिए। स्टील का भी डिमांड ठीक ठाक रहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं देखिए मेटल्स में ओवरऑल अभी लॉन्ग टर्म तेज़ी है, वो इंटैक्ट है फिलहाल। तो बैक टू मेन मार्केट्स, तो निफ्टी जो है वो कमज़ोर खुला। एफएमसीजी और फार्मा छोड़ के सभी प्रेशर में थे आज। तो मेटल्स में तो मंदी थी, उसके अलावा हल्की फुल्की मंदी ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में भी थी। हल्की फुल्की इकॉनमी अक्रॉस द बोर्ड थी, बैंक्स में मंदी थी आज, और खास करके बैंक निफ्टी का तो आज का विलेन था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत कमज़ोरी देखी जा रही थी आज। एसबीआई ठीक था, एसबीआई तो बहुत मजबूत खड़ा है, पर कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक जो 1380 के नीचे गया तो एकदम से खिसकते ही चला गया। सो ये अभी फिर से एक विलेन फैक्टर प्ले कर रहा है। एक्सिस बैंक ठीक है, मैंने ये सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और अब जो स्टॉक फेवर में था वो फिलहाल आउट ऑफ फेवर हो गया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो स्विच ओवर बार बार चलते रहता है, ये बड़ा बजलिंग फैक्टर है। कहीं ना कहीं बुल्स कभी कुछ चला देते हैं, कभी किसी को कुछ फोड़ देते हैं, बेयर्स सब चलते ही रहता है। तो बैंक निफ्टी में तो डवाडोल स्थिति है, बट उसके अलावा बाकी सब शेयर्स में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई। एफएमसीजी आज ठीक था, आईटीसी में थोड़ी सी बढ़त देखी गई, रिलीफ रैली बोल सकते हैं बिकॉज ऐसे इतना पिटा हुआ स्टॉक है। नेस्ले में आज अच्छी खासी तेजी थी, नेस्ले का स्टॉक 3% ऊपर था। मेन रीज़न यही था बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स, इसका जो Q3 रिजल्ट्स अच्छा है।
1000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट्स आए और अभी आगे के लिए भी उन्होंने आउटलुक अच्छा दे रखा है। सो नेस्ले शुड कंटिन्यू टू डू वेल। 1300 रुपये के ऊपर ये स्टॉक चला है फाइनली, और हो सकता है जो टेक्निकल स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है तो 1500 के लेवल्स तक भी जा सकता है, नो बिग डील। तो ये है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेज हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं प्री बजट प्लेज है। अब देखिए बजट चूँकि अब संडे को अनाउंस होने वाला है तो इसमें कई सारे एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि पहले भी बताया कि मिडिल क्लास को रियायत मिल सकती है, मैरिड कपल्स को रियायत मिल सकती है बाय जॉइंट फाइलिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स एग्जेम्पशन एडिशनल मिलेगा। और अब रूमर्स ये हैं कि, या बोल सकते थोड़े ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, पर ऐसा रूमर्स है कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हो सकता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को बहुत बड़ा रिलीफ मिले, जिसमें कि एसटीटी को पूरी तरह हटा ही दिया जाए। देखिए सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स 2004 में चिदम्बरम बाबू ने, हमारे तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूपीए 1 गवर्नमेंट के, मिस्टर चिदम्बरम, तो उन्होंने लाया था ये बोल के कि हम कैपिटल गेंस टैक्स हटा देंगे तो उसके बदले हमको जो रेवेन्यू लॉस होगा तो कहीं ना कहीं भरपाई करना है। तो एफआईआईज, अब उनका यही कहना था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि आप ऐसे टैक्स मैकेनिज्म लाओ कि आप एक शुरू में ही एक हल्का फुल्का टैक्स भर के आप निकल लो। तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया उसके कारण। तो डिलीवरी ट्रेड्स में अच्छी खासी टैक्स थी, मैंने एक रुपये पे लगभग मैंने अगर आप 100 रुपये का ट्रेड करते हैं तो 15 पैसा, करीब 25 पैसा तक आपको टैक्स भरना पड़ता था। और अब तो हालत ये हो गया कि ब्रोकरेज से ज़्यादा तो आपको एसटीटी भरना पड़ता है अपने डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स में। और उसके अलावा अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं देखिए अगर इसका इक्विटी मार्केट्स में तो फिर भी उतना मार नहीं पड़ा है, पर अगर आप देखें जब से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया तो कमोडिटी मार्केट का तो एकदम से बैंड बजा हुआ है। कमोडिटी मार्केट में कोई मेजर ग्रोथ ही नहीं देखा गया है वॉल्यूम्स में। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट्स चूँकि बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उसमें गड़बड़ उतनी बड़ी नहीं होती है हर समय, तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट्स को बहुत इसका मार पड़ा है। पर अगर ये सही में एसटीटी और सीटीटी को पूरी तरह हटा दिया जाता है तो देखिए स्टॉक्स जैसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इंडिया है, एमसीएक्स है, ये सब स्टॉक्स के लिए तो बहुत बहुत बुलिश है, बिकॉज इट विल, और नहीं खास करके और बुलिश ये तभी रहेगा अगर इंट्राडे ट्रेड्स में एसटीटी हटा दिया जाए, इंट्राडे ट्रेड्स हो। उसके अलावा एफएनओ से भी बहुत बड़ा एसटीटी आता है, हालांकि वो ना भी हटाए बिकॉज गवर्नमेंट तो नॉर्मली एंटी एफएनओ रही है। अभी जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड जो है वो एफएनओ मार्केट के खिलाफ ही रहा है, तो वहाँ पे कितना रियायत मिले वो तो देखिए बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए वो हो सकता है कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग पे एसटीटी हटा दें, तो वो हो सकता है फिर बहुत अच्छा रहेगा। इवन दैट विल बी रियली रियली गुड, बिकॉज हो सकता है बहुत सारा वॉल्यूम्स ऑप्शंस मार्केट से निकल के इंट्राडे ट्रेडिंग पे चला जाएगा, क्योंकि फिर कॉस्ट बहुत कम जाएगा ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे इतने हाई एसटीटी रेट्स है, उसके कारण इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही वायबल नहीं है, वायबल ऑप्शन रहता ही नहीं, बिकॉज 1% का तो गड़बड़ ही रहता है आमतौर पे। जो मेन जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें 1% के आसपास का तो गड़बड़ ही रहता है, और जो एक मार्केट में मेकर होता है, जॉबर होता है, उसके लिए वैसे भी मार्जिन्स बहुत कम है, और वो बैठ के दिन भर अगर एसटीटी ये सभी चुकाता रहे तो फिर वो कमाएगा क्या। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्स एसटीटी के रूप में लगाती है वो जॉबर का ही पैसा है, जॉबर है, आर्बिट्राजर है, मार्केट मेकर है, उन्हीं का पैसा को चूस रही है, बाकी और कुछ नहीं है। सो कहीं ना कहीं अगर वहाँ से रियायत मिलती है तो दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर द मार्केट्स, एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा नो डाउट। और अगर एलटीसीजी में जेन्युइनली कोई अगर मेजर इंसेंटिव मिलता है तो फिर बाजार के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। मेरे को जहाँ तक लगता है अगर जेन्युइनली एलटीसीजी में कोई रियायत मिलती है या डेफिनेशन में कुछ चेंज किया जाता है कि 3 साल के ऊपर आप करते हैं तो आपको हो सकता है एलटीसीजी फ्री कर दिया जाए या मेजर रियायत मिले, तो फिर तो देखिए यहाँ से एक मेजर बुल रैली आना चाहिए एटलीस्ट निफ्टी में फॉर द शॉर्ट टर्म। हो सकता है निफ्टी में 26,000 तक की रैली देखी जा सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट हो जाएगा ना।
सो कई वन ऑफ द मेजर स्टिकिंग पॉइंट एफआईआईज क्यों भारत में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इन्वेस्ट करने में, उसमें एलटीसीजी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एफआईआईज ऐसे ही एक तो करेंसी डिप्रिशिएशन से परेशान रहते हैं, दिन भर तो भारतीय रुपया डिप्रिशिएट ही करते रहता है। उसके अलावा एक तो वो सो, उसके अलावा फिर टैक्स भरो प्रॉफिट पे, जो कमाओ उस पर टैक्स भरो। और इनफैक्ट एफआईआईज को तो जैसा कि काफ़ी सारे अगर देखा जाए तो उनका जो क्यूमुलेटिव टैक्सेशन है लगभग 20% के आसपास आ जाता है। 12-12.5% तो है ही। वो शॉर्ट टर्म अगर कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो 20% वैसे भी भरना रहता है, और भी कई सारे जो चार्जेस हैं उसके कारण उनको करीब करीब 20% टैक्स तक भरना पड़ जाता है। तो फिर वो कमाएंगे क्या? वो करेंसी डिप्रिशिएशन से भी सहेंगे, ये सब भी करेंगे, तो फिर वो यही देखते हैं ना, इससे अच्छा तो हम यूएस मार्केट में ही अपना दिमाग लगाएं। भी हमको करेंसी का बहुत बड़ा लोचा नहीं रहेगा, डॉलर का है डॉलर में ही रहेगा, ऊपर से वहाँ के टेक स्टॉक्स में ऐसे ही इतना बूम चल रहा है, तो फिर हम इंडियन मार्केट्स में क्यों तो अपना कैपिटल लगाएं, क्यों तो इतना सरदर्द लें। तो वही वाली बात है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अगर दे वांट एफआई इन्वेस्टमेंट तो एलटीसीजी में रियायत देने से बहुत बड़ा बूस्टअप मिल सकता है। और उसके अलावा देखिए मार्केट में आज तो देखिए मिक्स प्ले था, पर कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 24,200 के लेवल्स को डिफेंड करते हुए देखा। बहुत आज यूएस मार्केट में दोपहर में अच्छा सेल ऑफ देखा गया था, जिसके कारण एक बार निफ्टी प्रेशर में आया, बट समहाउ इट मैनेज टू एवर्ट इट। तो निफ्टी जो है वो 25,200 के लेवल्स को फिलहाल तो डिफेंड कर रहा है, पर अगर बजट बहुत अच्छा आता है तब तो देखिए 26,000 के लेवल्स तो दूर नहीं है। पर अगर बजट बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है तो फिर 25,000 का टूटना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और चूंकि अगर बेरिश मोमेंटम बन जाएगा तो 25,800 टूटने के बाद 24,800 टूटने के बाद 24,500 के लेवल्स तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हालांकि वहाँ पे बाइंग आ सकता है, क्योंकि डीआईज बाइंग करने आ जाएंगे, उनको तो क्या है बस माल समेटना है, जो सेलर आएगा उसको चुपचाप एब्जॉर्ब करते रहो, दबोचते रहो। सो वही बात है, दैट इज़ अ गिवन थिंग, डीआईज विल डू सम रेस्क्यू बाइंग। मार्केट अगर रुक जाएगा, एफआईआईज का सेलिंग रुक जाए तो मार्केट जो है फिर वो रिवर्स करने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे करके रिवर्ट बैक करके वही 25,000 के लेवल्स तक आ जाएगा। सो दैट इज़ दी मोस्ट लाइकली सिनेरियो निफ्टी के हिसाब से। हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आज तो चूँकि मिक्स बैग था, बट वहाँ पे देखिए बहुत तगड़ा करेक्शन आ चुका है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे स्मॉल कैप्स जो अभी 3-4 साल में जितने भी आईपीओज आए हैं तो 50% से ऊपर करेक्ट कर चुके हैं, और कई स्टॉक्स तो ऐसे जो 70% तक करेक्ट कर चुके हैं, अपने हाई से 70-75% तक करेक्ट कर चुके हैं। सो स्मॉल कैप में आप देख लीजिए तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हो सकता है उसके कारण कहीं ना कहीं अब वैल्यू बाइंग आ रही है इन सब शेयर्स में। दीज शेयर्स आर सीइंग वैल्यू। और स्मॉल कैप्स आप जानते हैं इनका बीटा हाई होता है, जब ये भागना शुरू करते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त भागते हैं। वहाँ पे अगर कुछ होगा तो देखिए फिर डेफिनेटली मार्केट में एक बहुत बड़ा स्मॉल कैप्स अगर चलना शुरू करेंगे तो फिर वो 2-3% करके ही बढ़ते हैं, वो आधा 1% करके नहीं बढ़ते। मिड कैप्स में भी हालांकि ठीक है, फिलहाल तो दे आर स्टेबल, पर कहीं ना कहीं देखिए अगर मार्केट में मंदी आती है तो मिड कैप्स और प्रेशर में आएंगे। क्योंकि मिड कैप्स में आप देख लीजिए कई सारे स्टॉक्स है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ 10,000 रुपये के नीचे चला गया। हालांकि ये स्टॉक भी जा रहा है अपने खुद के फंडामेंटल रीजंस के कारण जा रहा है, पर कहीं ना कहीं मिड कैप्स में भी फटीक फैक्टर है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें फटीक फैक्टर है, और वो उसको अभी थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा। रेल स्टॉक्स है जो अभी काफ़ी करेक्ट किए हुए थे, अभी काफ़ी स्टेबलाइज कर चुके हैं, पर अगर बजट में थोड़ा भी रेलवे स्पेंडिंग में देखिए, रेलवे स्पेंडिंग मोस्ट लाइकली अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई मेजर बूस्ट होने का नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का ध्यान अभी डिफेंस पे है। डिफेंस सेक्टर को काफ़ी बूस्टअप करना पड़ेगा। अभी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट अब फिर से एक अपना खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप करेगी कावेरी के अलावा, बिकॉज कावेरी प्रोजेक्ट तो मोरलेस वाज अ फेलियर ओनली, तो वहाँ से कुछ निकल के नहीं आया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट विल डू समथिंग। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का देखिए बहुत बड़ा अभी कैपिटल स्पेंडिंग डिफेंस में ही रहने वाला है, और इस बीच डिफेंस स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो शिपिंग स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज अब गवर्नमेंट अभी एक एस्टिमेट के हिसाब से भारत के जितने भी इम्पोर्टर्स है, एक्सपोर्टर्स है, वो अपने जितने भी शिपिंग लाइंस हैं, शिपिंग कॉस्ट के लिए $75 अरब साल का खर्चा करते हैं
विदेशी शिपिंग कंपनियों को, तो बहुत सारा जो डॉलर है भारत के बाहर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे इंडिया का खुद का एक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और जिससे कि धीरे धीरे वो इंडिया का जो काफ़ी सारा पैसा जो बाहर चला जाता है वो यहीं रहे। तो उसके कारण जितने भी शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको धीरे धीरे बहुत बूस्टअप मिल सकता है, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है, इंडियन गवर्नमेंट का खुद का शिपिंग कॉरपोरेशन है। ये सब स्टॉक्स अभी आगे चल के बहुत बुलिश रहने वाले हैं। सो कई इनफैक्ट एक समय 3 साल पहले तक ऐसा था कि इंडियन गवर्नमेंट शिपिंग कॉरपोरेशन को डाइवेस्ट करने का सोच रही थी, पर कहीं ना कहीं अब चूंकि ग्लोबल सिनेरियो इतना बदल चुका है तो वो गवर्नमेंट इनफैक्ट अब उसको और बूस्टअप करेगी। सो इट विल बी अ कंप्लीट 360 डिग्री यू टर्न इन पॉलिसी। जहाँ गवर्नमेंट वांटेड टू जस्ट डू अवे विथ ऑल दीज कंपनीज, अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भैया अपना स्ट्रेटेजिक होल्ड तो रखना पड़ेगा। सो ये सब स्टॉक्स जो है आगे चल के बहुत बहुत अच्छा करते रहेंगे। शिपिंग कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, दीज आर बिग बिग अपॉर्चुनिटीज़। सो उन पे भी देखिए इन्वेस्टर्स की नज़र रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी अच्छा करते रहेंगे नो डाउट, पर उनके वैल्यूएशंस भी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वो भी उनके वैल्यूएशन हालांकि कम रहे। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वेस्टर्स को अडिग रहना चाहिए। देयर इज़ नो इतना वरिंग प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन तो नॉर्मल है। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। लेट्स होप कि यूनियन बजट जो संडे को आएगा वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहे, मार्केट को जेन्युइनली कुछ मिले, बिकॉज अभी तक जनरली बजट्स जो आए हैं कितने कई सालों से डिसअपॉइंट ही करते आए हैं। बहुत सारे जो चेंजेस है वो जीएसटी में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट को ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है, पर एटलीस्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करे, हम यही आशा करते हैं। एज अ ट्रेडर मैं खुद आशा करता हूँ कि एसटीटी में कुछ रिलीफ मिले, बिकॉज ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बहुत बड़ा सरदर्द है एसटीटी, वो हर साल बढ़ते ही चला जा रहा है। सो जिसके कारण आप देखिए तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग टैलेंट भी भारत से बाहर गया है, वो दुबई हो और भी कई सारे डेस्टिनेशंस हो, कितने सारे ट्रेडिंग टैलेंट तो इनफैक्ट फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए, क्रिप्टोज़ में शिफ्ट हो गए। सो कहीं ना कहीं अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेड करने उसको वायबल बनाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया का खुद का ट्रेडिंग टैलेंट भी यहीं रहेगा, तो यहीं पे खर्च करेगा, यहीं की इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा। सो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। सो लेट्स होप कि गवर्नमेंट ये सब कुछ ना कुछ अच्छा करे इस बजट में। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।